थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं इस GSTR 3B फाइलिंग जिस पर हाल ही में कुछ चेंजेस हुए थे इस प्रोसेस फाइलिंग के बारे में, इस संबंध में होने वाले वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पंकज अरोड़ा है और मैं GSTN में आउटरीच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टीम में मैं सीनियर मैनेजर के पद पर कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। स्टार्ट करते हुए मैं शुक्रिया अदा करूंगा मिस्टर शिलोह राव और NEGT टीम का, जिनके माध्यम से ये वेबिनार, जिनके प्लेटफॉर्म पर हम ये आयोजित कर पा रहे हैं। मिसेस काजल सिंह जो EVP हैं GSTN में, जिनकी प्रेरणा से इस तरह के हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं श्री राजीव अग्रवाल जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं GSTN में, उनके सपोर्ट के लिए, और मेरी GSTN ट्रेनिंग टीम जिसमें श्री भगवान पाटिल, मिस्टर साथेश्वरन, सुश्री नीरा टामटा और सुश्री रेखा टटावट हैं, जिन्होंने हर तरीके से इस प्रेजेंटेशन में मेरी मदद की है। और साथ में मैं GSTN की सपोर्ट टीम IT सपोर्ट के लिए मिस्टर राजीव कुमार शर्मा और मुनीश शर्मा जी का आभारी हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। GSTR 3B में जैसा कि आप जानते हैं कि GSTR 3B जो CGST रूल्स 61 के जो सब रूल है 5, उसके अंतर्गत जब भी GSTR 1 की डेट एक्सटेंड होगी और 2 और 3, क्योंकि अभी हाल में अभी जो है डेफर हैं, उनका जो 2 और 3 फाइल नहीं हो रहे हैं, इस दशा में GSTR 3B को फाइल करना अपेक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई है हाल ही में, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि GSTR 3B आगामी वर्ष के माह जून तक GSTR 3B फाइल किए जाएंगे। अभी हाल ही में जो GSTR 3B का रिटर्न की फाइलिंग को और भी ज़्यादा आसान और यूज़र फ्रेंडली और इसको फाइल करने में आसान बनाया गया है। मैं इस पर चर्चा करूंगा। और इसमें जो मेन चेंज है, जो मुख्य परिवर्तन किया गया है रिटर्न फाइलिंग में, वो ये बताता है कि आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, किस तरह से आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं यूटिलाइजेशन के, उसके हिसाब से। क्योंकि कई बार जो है भ्रम की वजह से या गलत जानकारी की वजह से, अधूरी जानकारी की वजह से जो यूजर्स हैं वो इस फाइल को, इस जो यूटिलाइजेशन रूल्स को ना समझ पाने की वजह से कई बार वो फाइल करने में दिक्कत महसूस करते थे। तो ये दिक्कत दोस्तों अब ये दूर कर दी गई है। और इसके साथ ही एक सहूलियत आपको ये दी गई है कि आपके कैश लेजर में जितना बैलेंस अवेलेबल है उसको कंसीडर करने के बाद कितना ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, वो ऑटो कैलकुलेट होकर पोर्टल पर आ जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस सहूलियत के साथ, मगर ये इस जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे, हम देखते जाएंगे कि और किस तरह का इसमें रिटर्न फाइलिंग को कैसे सिंपल बनाया गया है। इसमें खास बात यह है कि अगर आपके कैश जो क्रेडिट लेजर में जो अवेलेबल है, जितना बैलेंस, उसको कंसीडर करने के बाद, तथा जो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में जो आपका बैलेंस अवेलेबल है उसको कंसीडर करने के बाद भी अगर वो आपके द्वारा, अगर जो टैक्स लायबिलिटी है जो डिस्चार्ज की जानी है उसमें अगर उसका कोई राशि का अंतर रह जाता है, तो सिस्टम आपको ये बताता है ऑटोमेटिक कि इतनी राशि की कमी है जिसको आपको कैश में पेमेंट करना होगा। अगर आप उससे सहमत हैं तो फिर वहीं पर बिना दूसरे पेज पर जाए सिस्टम आपको वहीं पर चालान, टैक्स पेमेंट के चालान को जनरेट करने का वहीं पर आपको सुविधा देते हैं, जिससे आपके द्वारा ये किसी तरह की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि जो ऑटोफिल्ड चालान जो प्रॉपर टैक्स हेड में ऑटोफिल होकर आपके सामने पेमेंट के लिए आ जाता है।
सारे पूरे जीएसटीआर 3B में जो भी आप टाइल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है, वो ना केवल एफएक्यू जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मुख्य पूछे जाने वाले प्रश्न तथा यूजर मैनुअल, ना केवल हमारे जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट के होम पेज पर हेल्प सेक्शन में अवेलेबल हैं, बल्कि जैसे जैसे आप वो टैब्स उसके जीएसटीआर 3B रिटर्न के आप क्लिक करते जाएंगे, आप देखेंगे कि हर टाइल के ऊपर एक हेल्प सेक्शन है, वो जो कि आपको बताता है कि इस तत्संबंधित विवरण, कौन सा विवरण आपने इन टैब्स में डालना है, जिससे आपको डाली जाने वाली जानकारी को कि वो सही है तथा इसी टैब्स में ही फिल की जानी है, इसको आप एसरटेन कर पाते हैं, जिससे रिटर्न फाइलिंग में आपको कोई त्रुटि ना हो, और ये आप एंश्योर कर लेते हैं, ये आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप भर दी गई जानकारी प्रॉपरली जो है आप करेक्ट टैब में आप डाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जानकारी आप जीएसटीआर 3B में बहुत से यूजर्स देते हैं, मगर वो प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर टैब में, उस विवरण में, उस सारणी में ना होने की वजह से, उस टेबल में ना देने की वजह से दूसरी टेबल में दी जाती है, जिसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग ना केवल त्रुटिपूर्ण होती है, बल्कि उसकी वजह से और भी तरह के चैलेंजेस यूजर्स को आ सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे जाकर करूंगा। साथ ही आप जीएसटीआर 3B को आप प्रीव्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि मैंने जो विवरण दिया है, यूजर ने जो विवरण दिया है, वो सही है और पूरा है या नहीं। अगर आप, और ये इसको आप क्लिक, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B बटन को। उसके बाद आप ये देख पाएंगे कि जो विवरण आपने दिया है वो पूरा है तथा सही है, सही टैब्स में अंतर्गत दिया गया है या नहीं। तो ये बहुत आपसे अपेक्षा की जाती है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो रिटर्न को फाइनल फाइल करने से पहले आप उसका प्रीव्यू समरी जनरेट कर लें, ताकि उसमें रिटर्न में कोई त्रुटि अगर है तो आप उसमें सुधार कर सकें। और ये काम आपको पेमेंट करने से पहले करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिटर्न में, जो रजिस्ट्रार 3B में जब आप टैब्स में संबंधित इंफॉर्मेशन भर लें, तो उसको आपको सेव करके आप किसी भी समय उसको आप सेव कर सकते हैं। और मगर आपको जब पेमेंट ऑफ टैक्सेस को टैब को क्लिक करने से पहले उस जो पूरा विवरण है, जो जीएसटीआर 3B है, उसको सेव करना है तथा उस वक्त तक आप इसका रिव्यू आप देख सकते हैं। जब टैक्स पेयर पेमेंट को क्लिक करते हैं, टैक्स पेयर पेमेंट्स को क्लिक करते हैं, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि कैश लेजर्स और क्रेडिट लेजर में उनके सामने जो भी बैलेंसेस अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं उनके पास बैलेंसेस इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में तथा पूर्व में जमा कराए गए नगद कैश के रूप में, टैक्स के रूप में, वो उनको रिफ्लेक्ट होते हैं और वो देख सकते हैं कि कितना उनके पास कैश और क्रेडिट का बैलेंस अवेलेबल है। साथ में जो टैक्स लायबिलिटी आपने डिक्लेयर की है, जो वो आती है आपके द्वारा भरे गए विवरण के आधार पर, उसके ऊपर गणना करने के बाद वो अपने आप टैक्स कैलकुलेट होता है। और जब आप उसको वेरीफाई करते हैं, तो फिर वो टैक्स लायबिलिटी जितनी भी है सेव करने के बाद वो अपने आप अपडेट होती है, जो आप अपडेट होती है, और जिसके आप लेजर में बैलेंस आप देख सकते हैं, और उपलब्ध बैलेंस को टैक्स लायबिलिटी के द्वारा आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई बैलेंस शेष बचता है आपकी टैक्स गणना, टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में, तो उसका आप भुगतान कर सकते हैं उसी वक्त रिटर्न फाइलिंग करते वक्त ही। इसको आपको दूसरे पेमेंट पेज पर नहीं जाना है, क्योंकि पेमेंट के लिए इस जो अतिरिक्त राशि है उसके पेमेंट के लिए वहीं पर आपको, बिना दूसरे पेज पर जाए, वहीं पर आपको चालान जनरेट होकर आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि सिस्टम अपने आप उस टैक्स की राशि की गणना करता है, जो कि आप पहले वो ये देखता है कि आपके पास उपलब्ध आईटीसी क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी बैलेंस है और कितना आप उसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरा बैलेंस, उस अगर वो टैक्स जो आपका पेबल है वो आईटीसी से डिस्चार्ज हो सकता है, तो उसका टैक्स को वो आईटीसी के बैलेंस को हमेशा ऑटो पॉपुलेट वो कर देते हैं, जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए।
और ये जो है बेस्ड है कि जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन से संबंधित प्रेजेंटेशन क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान की वजह से ये प्रसारण हमारा रुका था। हम वापस आते हैं इसके ऊपर और हम ये देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो हमारा कैश बैलेंस अवेलेबल है, अगर वो सफिशिएंट है, पहले तो ये देखा जाएगा कि क्रेडिट लेजर में कितना है। क्रेडिट लेजर की गणना करने के बाद भी अगर जो कैश लेजर जो अवेलेबल है उसको भी अगर ये ऑफसेट करने में, लायबिलिटी कम करने में, लायबिलिटी को भुगतान करने में, टैक्स का भुगतान करने में अगर एडिशनल कैश और अतिरिक्त कैश की जरूरत है, तो फिर वो लास्ट कॉलम में एडिशनल कैश हमें वहां पर रिटर्न फाइल करते हुए दिखाई देता है कि कितना हमें एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है, और उस वक्त टैक्स पेयर उसका उस अमाउंट का जितनी भी उनको जरूरत है उस टैक्स की लायबिलिटी का जो कर का दायित्व है उसका भुगतान करने के लिए, तो उस अमाउंट का चालान वो एक क्रिएट चालान बटन दबाने पर ही उस अमाउंट का चालान उस पर क्रिएट हो जाता है और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट उसका किया जा सकता है पेमेंट टेबल पर जाकर। बढ़ नहीं रही है। तो उसके बाद आपको मेक पेमेंट के टेबल पर जाना है और ये पोस्ट क्रेडिट, उसके बाद आपको एक क्लिक करना है पोस्ट क्रेडिट टू लेजर बटन, जिसके द्वारा जो पेमेंट आपने किया है, टैक्स का भुगतान किया है, चालान बनाने के बाद वो आपके लेजर में पोस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो लायबिलिटीज हैं, वो जो कर का दायित्व है वो आप समाप्त हो जाएगा, तथा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है जो कर के दायित्व के भुगतान करने में, वो वो भी उसका क्रेडिट में अपडेट हो जाएगा क्रेडिट लेजर में। उसके बाद आप इसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यहाँ एक खास बात यह भी देखने की है कि अगर आपको नील GSTR 3B फाइल करना है, अगर नील GSTR 3B का मतलब यह है कि उस कर के जो पीरियड है, जो टैक्स पीरियड है, उसमें आपकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तथा ना ही किसी तरह की कोई भी इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेजेस गुड्स और सर्विसेज के आपने किए हैं जिसमें कि आपके रिवर्स चार्ज से संबंधित जो जिस पर सर्विसेज हैं या कोई अगर कोई लायबिलिटी है तो वो भी अगर आपके उस महीने में बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ नील का रिटर्न में आपको यह भी देखना है कि किसी भी तरह की उस टैक्स पीरियड में कोई भी कर देयता आपकी नहीं है, तथा किसी भी प्रकार का पुराने एरियर का आपको पेमेंट नहीं करना है, यानी कि आपका उस टैक्स पीरियड में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर आप ये शून्य रिटर्न, नील रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक के द्वारा। उसमें आप जैसा कि जानते हैं कि आप रिटर्न लॉगिन करने के बाद जीएसटी पोर्टल पर आप अपने जो वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं, जो यूजर नेम है और पासवर्ड है, उसके द्वारा आप लॉगिन करते हैं, तथा लॉगिन करने के बाद आप रिटर्न डैशबोर्ड, आप अपने डैशबोर्ड पर रिटर्न को क्लिक करते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड खुलते हैं, तथा आप सेलेक्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड। उसमें जब आप मंथली रिटर्न आप GSTR 3B क्योंकि हमें फाइल करना है, तो हम देखते हैं उसमें ड्यू डेट भी आ रही होती है कि GSTR 3B जब आप फाइल कर रहे हैं तो उस महीने की GSTR 3B की ड्यू डेट आपको सामने
आ रही होती है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन करने का या फिर आप इसको ऑफलाइन मोड में इसके टूल को, इसकी यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं और उसको तैयार करते हैं ऑफलाइन, तथा बाद में उसको अपलोड करते हैं फाइल के पोर्टल के ऊपर। अभी नील रिटर्न पे वापस लौटते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हमें नील रिटर्न फाइल करना है अगर उस पीरियड में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नील रिटर्न का मतलब ये है कि उस तत्संबंधित टैक्स पीरियड में ना तो मेरा कोई आउटवर्ड सप्लाई है, जिस मतलब यानी कि कोई सेल किसी गुड्स या सर्विसेज की उस टैक्स पेयर ने नहीं की होनी चाहिए, तथा उसने कोई सी भी प्रकार की परचेजेस किसी भी गुड्स या सर्विसेज की कोई भी परचेजेस उसकी ना हो, तथा उस पीरियड में उसकी किसी भी प्रकार की कोई कर देयता यानी कि टैक्स लायबिलिटी अगर नहीं है, तथा पुराना कोई एरियर केस वगैरह कोई पुराना जो देय है वो भी कोई उसको पे नहीं करना है, उसी दशा में ये नील रिटर्न माना जाएगा और आप इस दशा में नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो ऊपर प्रश्नावली है, एक क्वेश्चनायर है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप नील रिटर्न आपको आप फाइल कर अब उसमें आपका बनता है नील रिटर्न, तो आप यस दबाएँगे। आपके यस करते ही जो है इसमें बाकी जो ऑप्शंस इस प्रश्नावली में इस क्वेश्चनायर में दिए हुए हैं, वो सब डिसेबल हो जाएँगे। उसमें आप नहीं कर पाएँगे। इसमें दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए मुझे नील रिटर्न नहीं फाइल करना है, तो भी हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी सहूलियत, टैक्स पेयर्स की सहूलियत के लिए ये किया गया है कि वो आपको इस प्रश्नों का आप अगर जवाब देते हैं हाँ और ना में, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस तत्संबंधित टेबल में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है और किस में आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसे कि 20 इसमें जो क्वेश्चन सीरियल नंबर बी पर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी सप्लाई की है गुड्स या सर्विसेज की, जिसमें कि निल रेट वाली जो इसमें निल रेट है किसी गुड्स या सर्विस पर एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाईज भी शामिल हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपकी बी टू बी या बी टू सी सप्लाईज है, चाहे वो टैक्सेबल हो, टैक्स आपने उस पर पे किया हो, करना हो, या फिर निल रेट हो, एग्जेम्प्ट हो या नॉन जीएसटी सप्लाई, वो आपको इसमें दिखानी है और इसमें शामिल होगी जो भी सप्लाई आप लेते हैं जिस पर आप रिवर्स चार्ज के माध्यम से आपने जो इनवर्ट सप्लाईज है आपकी जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जो हिसाब से आप ही को अगर टैक्स का भुगतान करना है, तो फिर ये आप इसमें यस करेंगे। अगर इसमें ऐसी कोई सप्लाई नहीं है, तब आप इसमें नो करेंगे। अगर आप इसमें यस करते हैं, तो तत्संबंधित जो टेबल है 3.1 टैब 3.1 जीएसटीआर 3B का, वो आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको विवरण भरना होगा। अगर आप इसमें कोई विवरण नहीं भरते हैं, ऐसा कोई विवरण आपके पास भरने के लिए नहीं है इसमें, तो आप इसमें नो का यानी कि नहीं भरना है, आप नो सेलेक्ट करते हैं, तो आपके सामने यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके सामने वही विवरण खुलेगा, वही वाले टैब्स खुलेंगी जिसका जवाब आपने इसमें हाँ में दिया होगा यानी कि यस में दिया होगा। जो आपने नो का जवाब आपका इन प्रश्नों के जवाब में होगा, तो वो टैब्स आपकी सहूलियत के सामने आपके सामने नहीं खुलेंगी। फिर भी अगर यदि रिटर्न को भरते समय आप किसी ऐसी टैब को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर रिटर्न को भरते समय आप किसी ऐसी टैब को सेलेक्ट करते हैं जिसका जवाब आपने इस क्वेश्चन में नो लिखा हुआ है, तो फिर आपको अगर उसमें कोई विवरण नहीं है, तो कृपया ये सुनिश्चित करिए कि उसमें विवरण के अंतर्गत आप उसमें 0 भरेंगे। क्योंकि अगर आप उसमें 0 भर के सेव नहीं करेंगे, तो बाद में रिटर्न फाइलिंग के वक़्त उसमें एरर आ जाएगी। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न तीसरा है कि आपने इस पीरियड में कोई भी इंटरस्टेट यानी कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन्स जो कि अपंजीकृत है जीएसटी में, तथा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स को या फिर ऐसे लोगों को जिनके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, उनको अगर आपने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाईज की है, तो उसका विवरण समय विवरण आपको यहाँ पर इस टैब में आपको बताना है कि अगर आप इसका उत्तर हाँ में देते हैं, तो आपके सामने जीएसटीआर 3B फॉर्म का टेबल 3.2 विवरण भरने के लिए खुलेगा।
अगर आप ना में देते हैं तो ये संबंधित विवरण यानी कि टेबल 3.2 आपके सामने नहीं खुलेगी। इसके साथ ही अगला प्रश्न है इसमें आपकी सहूलियत के लिए जो आपको रिटर्न फाइलिंग में मदद देगा वो ये है कि अगर आपका इस जो टैक्स पीरियड जिसका आप जीएसटीआर 3 भी भर रहे हैं उसमें आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है या फिर अगर आप किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें आप हाँ और ना में आप इसको जवाब देना है। और इस टैक्स पीरियड में अगले प्रश्न के जवाब आपको देना है कि अगर उस टैक्स पीरियड में आपने कोई निल रेटेड, एक्सेम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाईज ली हैं तो फिर इसका आपको विवरण भरना है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज में क्या अंतर है। निल रेटेड वो गुड्स या सर्विसेज है जिस पर टैक्स का रेट निल है, यानी कि वो टैक्सेबल तो हैं मगर उनको निल शून्य दर से उनका कर का भुगतान किया जाना है, वो निल रेटेड में आएंगे। एग्जेम्प्टेड जो गुड्स हैं या सर्विसेज वो हैं जिन पर तत्संबंधित टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स से छूट के लिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है या फिर उनको रूल्स के द्वारा एग्जम्प्ट किया गया है। इसके साथ ही नॉन जीएसटी सप्लाईज वो हैं वो गुड्स और वो सर्विसेज जिसमें कि जीएसटी के प्रावधान लागू नहीं होते। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं मगर इसकी अगर आपने किसी प्रकार का कोई आपने ट्रांजैक्शन आपने रिसीव कर रखा है, इस पीरियड में कोई परचेजेस हैं तो आपको नॉन जीएसटी सप्लाई से संबंधित विवरण जो कि क्वेश्चन नंबर ई जिसका टेबल 5 आपने दे रखा है फॉर्म जीएसटी 3B में, इसमें आपको विवरण देना है मगर उसके पहले यस और नो में आपको क्लिक करना है। और आपकी सहूलियत के लिए ये एक अगला प्रश्न है कि अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की यानी कि जो आपने देर से कभी कोई आपने टैक्स का भुगतान किया हो उस पे कोई कर उसमें कोई ब्याज की देयता हो, इंटरेस्ट का लायबिलिटी हो तथा देर से फाइल किए जाने वाले रिटर्न्स पर जो लेट फीस है वो अगर आपकी कोई बाकी है, कोई अगर आपको इसमें डिक्लेयर करनी है, कोई जमा करनी है या आपको पहले सुनिश्चित करना होगा कि आपके रिटर्न्स कब कब फाइल हुए हैं, क्या वो निर्धारित जो तिथि थी उसके अंतर्गत ही फाइल किए गए हैं या बाद में फाइल किए गए। तो जो उपलब्ध जो जो प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं उसके हिसाब से आपको लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको और साथ साथ में आपको यह भी देखना होगा कि आपकी टोटल जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है और टैक्स लेट फी लायबिलिटी है अगर वो अराइज हो रही है चाहे वो पिछले देर से फाइल किए गए भुगतान या देर से जिस जैसे कुछ आउटवर्ड सप्लाईज अगर आप पिछले पीरियड की अगर आप जिस जो पिछले पीरियड के रिटर्न में आपसे रह गई और आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो आपने देर से डिक्लेयर की उस पर ब्याज की देयता होगी और ये आपको करना होगा। साथ ही में इसको डिक्लेयर करना होगा और उसका आपको विवरण देना होगा जो टेबल 5.1 है जीएसटीआर 3B की। साथ में आपको यह भी देखना है आखिरी जो प्रश्न है इसमें कि अगर आपकी जीएसटी ट्रांस 1 में कोई लायबिलिटी है तो आपको टेबल 6 में उसका विवरण देना होगा कि अगर जीएसटी ट्रांस 1 में आपने कोई विवरण गलत भर रखा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब ये आप भर लेते हैं तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं जो आपने ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B जो कि आपका मसौदा है जीएसटीआर 3B का आपके द्वारा भरे गए विवरण के आधार पर आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। फाइल करने से पहले आपको ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा इसको प्रीव्यू करें और आप देख लें एक बार उसका एक बार कंपैरिजन कर लें जो भी डेटा आपने भरा है वो सही है मतलब पूरा है तो उसमें कुछ छूटा हुआ नहीं है और अगर किसी तरह की उसमें कोई त्रुटि है या कोई चीज छूट गई है तो आप उसको जो है आप फिर से उसको भर सकते हैं और अपना रिटर्न रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये ध्यान देना है।
फाइल जब आप कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक वार्निंग आती है कि क्या आपके सामने, जिससे आप कि जो भी आप इसमें विवरण दे रहे हैं, क्या आप इसमें प्रोसीड करना चाहते हैं? हाँ, यहाँ एक बात खास तौर से ये देखनी है कि कई करदाता, कई टैक्स पेयर्स इस बात को कहते हैं कि वो निर्धारित तिथि पर ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी टैक्स पीरियड का, मगर उनकी लेट फी की देयता उसमें आ रही है, लेट फी का मैसेज उसमें पॉप अप हो रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जीएसटीआर 3बी पहले, अभी सबमिट बटन इसमें नहीं है, मगर पूर्व पीरियड में सबमिट बटन इसमें था। तो सबमिट, अगर आपने रिटर्न को, चाहे जीएसटीआर 1 है या जीएसटीआर 3 भी है या कोई भी रिटर्न है जिसमें सबमिट का बटन है, सबमिट करने के, अगर आपने सबमिट करके टैक्स की आपने टाइम पर दे भी दिया हो, मगर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो रिटर्न अगर आपका सही समय पर निर्धारित तिथि, जो निर्धारित टाइमलाइन जो है उसके अंतर्गत अगर फाइल नहीं हुआ है, तो फिर आपका सबमिट होने की दशा में, फाइल ना होने की दशा में, उस पीरियड का जो भी गैप होगा जितने दिन का, उसमें लेट फीस आपके ऊपर उतने दिन की लगेगी। साथ में आपको एक चीज ये भी ध्यान देनी है कि पिछले रिटर्न्स अगर आपके लेट फाइल हुए हैं, जिस पर आपने लेट फी का इंटरेस्ट भुगतान करना आपका बाकी है, तो रिटर्न फाइल करते हुए जब आप आगे का रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो आपको लेट फी का, जो आपको उसका भुगतान, उसको एंटर करना है तथा उसका भुगतान करना है। ये बाकी प्रोसेस उसमें वही रूटीन है कि जब आप इसको, उसके बाद आप जब प्रोसीड करते हैं, तो उसके बाद आपके जो नोटिफाइड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी आता है मोबाइल नंबर पर, उस वन टाइम पासवर्ड को आप सबमिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आप उसके बाद फाइलिंग सक्सेसफुल, आपकी फाइलिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और उसके बाद भी आप ये देख सकते हैं, इसके बाद जो आप आपको चेक करना है, ये टिक बॉक्स है ऑथराइज सिग्नेटरी से संबंधित तथा डिक्लेरेशन की जो भी आपने सूचना दी है वो पूरी है तथा सही है आपके जानकारी और विश्वास के आधार पर। और उसमें आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट करते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी अपने आप को, क्योंकि आप भर रहे होते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम। उसके बाद जो आप उसको फाइल कर सकते हैं, या कंपनी तथा एलएलपी होने की दशा में आपको डीएससी के द्वारा, वरना इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जिसके अंतर्गत आपके पास पासवर्ड आता है, वो उस पे आप फाइल कर सकते हैं, वरना आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के द्वारा आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 3बी फाइलिंग की प्रोसेस की, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें हम डेमो भी, एक छोटा सा डेमो भी हम दिखा पाएँ। और आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप जो है अपने जो पिछले फाइल किए गए रिटर्न्स हैं, उसको ना केवल आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन सा रिटर्न आपने फाइल किया है। उसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि कौन सा रिटर्न अभी फाइल आपने नहीं किया है, वो एक टेबल आपके सामने आ जाती है। ये रिटर्न डैशबोर्ड है लॉगिन करने के बाद, तथा इसमें आप जीएसटीआर 3 भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं। अब ये नया जो जीएसटीआर 3बी है, इसमें खास चीज ये है कि आपको ये एक एडवाइजरी, एक जो चेंजेस हुए हैं, ये एडवाइजरी आपके सामने आ जाती है, और ये बताती है आपको कि आप अगर टैक्स अमाउंट में सिर्फ अगर सीजीएसटी या आप एसजीएसटी तथा यूनियन टेरिटरी में रहने की दशा में आप इसमें से कोई सा भी अमाउंट, अगर एक अमाउंट भरते हैं, तो दूसरा टैक्स का अमाउंट अपने आप फिल हो जाता है। दूसरी बात ये कि आप किसी भी वक्त पर, जैसे अब आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं और उसमें कोई भी तत्संबंधित विवरण भरते हैं, तो नीचे कंफर्म का बटन है, कंफर्म करने की दशा में आपको अलग से उसको सेव करने की उस वक्त जरूरत नहीं है, और उसमें वो जो आप चेंजेस करते हैं वो रिफ्लेक्ट समरी में रिफ्लेक्ट होंगे, उस टैब की समरी में रिटर्न डैशबोर्ड पर। साथ ही आप उसको, जो आपने अपना विवरण दिया है, वो कभी भी आप किसी भी स्टेज पे जीएसटीआर 3बी फाइलिंग की
आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो आपने सेव डिटेल्स है आपका उसका उसका तुलना करने के लिए कि वो सही है और पूरा है तथा गलत होने की दशा में आप उसमें सुधार कर सकते हैं। मगर आपको ये तो ध्यान देना है कि अब इसमें कोई सबमिट बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सबमिट बटन नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कई टैक्स पेयर्स गलती से सबमिट बटन दबा देते थे, उसके बाद उनके जो डिटेल्स पहले होते थे, उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन वो नहीं कर पाते थे। तो अब आपको किसी भी प्रकार की टेबल में आप उसमें चेंज कर सकते हैं। पिछला आपने सेव किया है, उसके बाद भी आप सेव कर सकते हैं, मगर तब तक जब तक कि आप वो मेक पेमेंट टुवर्ड्स लायबिलिटी वाला पेमेंट ऑफसेट ऑफसेट लायबिलिटी वाला बटन आप क्लिक नहीं करते। क्योंकि जहां आपने पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट वाला बटन आपने क्लिक किया, तो फिर उस वक्त आप पेमेंट करने के बाद आपके द्वारा पूर्व में दिया गया सारा डिटेल्स उसमें फ्रीज हो जाता है, उसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टैक्स पेयर्स के साथ मेरा ये सुझाव है, एक सलाह है कि आप उसको विवरण को आप पेमेंट करने से पहले आपको हमेशा जांच करनी है कि वो सही है तथा पूरा है, कोई भी विवरण इसमें छूटा नहीं है। और साथ में जो अलग से सहूलियत ये है कि आईटीसी क्रेडिट आपको जो भी आपको आपके टैक्स क्रेडिट लेजर में जो कि आप अवेलेबल है, वो आपको सिस्टम ऑटो पॉपुलेट करके जब आप टैक्स का लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो वो क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और मगर उसमें से अगर जो उपलब्ध धनराशि है क्रेडिट लेजर में उससे कम का अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो एडिट जो टेक्स्ट में एडिट फैसिलिटी दी गई है उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो अ, अपना कंफर्म करते हैं कि जब आपको पेमेंट करना होता है कि ये इतना आईटीसी जो उपलब्ध आईटीसी क्रेडिट है उतना मैं यूटिलाइज करूंगा और इतना कैश मेरा जो कैश लेजर में है वो ऑटो पॉपुलेट होकर वो आपके सामने आ जाता है। उसके बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है कि जो कंसीडर करने के बाद कि आपका क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस यहाँ जो यूज करने के बाद जो उपलब्ध लेजर है और लेजर में उपलब्ध है उसको तथा कैश लेजर में उपलब्ध कैश को यूज करने के बाद भी आपके पास कितना जो कर दायित्व है उससे कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, जितना आपको कैश का भुगतान करने की आवश्यकता है वो सिस्टम आपको अपने आप ही जो निर्धारित कॉलम है उसमें शो होगा आपको। और आप अगर उससे सहमत हैं तो आप सिस्टम आपको एक क्लिक पर वो उस अमाउंट का जो कि अतिरिक्त धनराशि जो कि डिफरेंशियल अमाउंट है जिसका आपको पेमेंट करना है अपने कर दायित्व का भुगतान करने के लिए उसका चालान वो जनरेट करके देता है। जब भी आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो खास चीज ये है कि पेमेंट करने के लिए वहीं पर ही आपका पेज खुलता है, आपको कहीं से रिटर्न छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। उसी डैशबोर्ड पर उसी पेज पर रिटर्न का पेज खुल जाता है तथा पेमेंट होने की दशा में अपने आप ही आप अपने रिटर्न के पेज पर जो आप जिस टेबल पर थे जिस जगह पर थे आप वहां पर वापस पहुंच जाते हैं। यही जो एडवाइजरी थी इससे संबंधित विवरण मैंने अभी आपको बताया। अब आगे आपको यह देखना है कि जो कैश का जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद इसका स्टेटस आप हमेशा प्लीज देखिए। ट्रैक रिटर्न स्टेटस आपके पास लॉगिन करने के बाद सर्विसेज मेन्यू में जब आप रिटर्न को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ट्रैक रिटर्न स्टेटस की फंक्शनैलिटी खुल जाती है, जिसके द्वारा आप एआरएन बेसिस पर तथा रिटर्न के पीरियड के बेसिस पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और पीरियड का उस रिटर्न का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ये वही वो प्रश्नावली है जो इसका शुरू में मैंने चर्चा की, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। यहाँ एक खास बात मैं आपको बता दूं जिस जो बहुत ही ध्यान से समझने वाली है कि इसमें एक टैब 3.1 है। टैब 3.1 जिसमें कि आपको बी टू बी तथा बी टू सी सप्लाईज जो कि हर प्रकार की है उसमें आपको विवरण देना है। इसमें कई बार गलत सारणी में विवरण देने की वजह से टैक्स पेयर्स को अगर रिफंड क्लेम्स करना है तो उससे
जो है कई परेशानियां हुई हैं, क्योंकि वो डेटा वैलिडेट नहीं होता है, क्योंकि आपने जिस भी सारणी में, जिस टैब में अगेंस्ट वो विवरण देना था, आपने वो या तो वहां पर नहीं नहीं दिया, या फिर किसी और टैब के अंतर्गत दिया है। इसके बारे में विस्तार से आगे की प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे। देखिए, ये टेबल 3.1 है, जिसमें आपको आउटपुट सप्लाई, यहाँ खास बात ये है कि अगर आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उसकी जो बाकी जो टेबल्स हैं वो आपके सामने क्लिक होकर आती हैं। उसमें आप विवरण उस वक्त भर देते हैं जो भी आपका तत्संबंधित विवरण है, और वो विवरण भरने की दशा में आप उसको जब कंफर्म करते हैं तो वो सेव हो जाता है। अलग से सेव का बटन आपको दबाने की जरूरत नहीं है। आप ये कंफर्म करने के बाद उसका समरी विवरण आपके उस टैब में समरी विवरण यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ टेबल 3.1 को न केवल पूरा रिटर्न बल्कि आपको सही ढंग से भरना जरूरी है, बल्कि 3.1 टेबल जो 3.1 है उसकी बहुत ही उपयोगिता है, क्योंकि लगभग आपके सारे जो B2B तथा B2C आपकी जितनी भी सप्लाईज हैं, इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज से संबंधित, वो सब इसमें इसी में आपको शो करनी है। तो ये 3.1 का विवरण आपको बहुत ध्यान से भरना है। पहला जो 3.1 ए है, 3.1 ए आपको बताता है कि आपको आउटवर्ड जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं, जो जीरो रेटेड, निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, उसका विवरण आपको क्या है, आपको टैक्सेबल वैल्यू तथा उसमें जो टैक्स से संबंधित आपको सूचना उसमें देनी है, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है। दूसरा 3.1 बी, 3.1 बी में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है, वो आपको आपको जो एक्सपोर्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में जीरो रेटेड में देनी है, क्योंकि सब एक्सपोर्ट के सभी तरह के जो गुड्स और जो सर्विसेज जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड से साथियों ये तात्पर्य है कि उस गुड्स या सर्विसेज पर जो कि जीरो रेटेड कही गई हैं, ना तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई, ना तो उसको आउटवर्ड सप्लाई करते हुए किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है, तथा ना ही उसमें जो आप इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज उसके लिए आप यूज कर रहे हैं उस पर भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स दायित्व नहीं है। मगर साथ में उससे संबंधित आपको नियमों का, कुछ प्रोसीजर्स का आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने वो जीरो रेटेड क्लेम करने के लिए अगर LUT यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आपको फाइल करने के नियम में है, तो LUT आपको संबंधित डिपार्टमेंट में फाइल करनी है, तथा तत्संबंधित अधिकारी द्वारा अप्रूव होने की दशा में, वो एक्सेप्ट होने की दशा में वो LUT आप भर के आप जीरो रेटेड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में एक्सपोर्टर्स को यह भी ऑप्शन दिया गया है कि ऐसी जीरो रेट सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसका भुगतान वो अगर उन्होंने एक्सपोर्ट के समय उस पर जो टैक्स है वो पे कर दिया है तो वो उसका रिफंड ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर ये है कि गुड्स के एक्सपोर्ट होने की दशा में जो IGST आप उसका पेमेंट करते हैं जीरो रेटेड गुड्स के एक्सपोर्ट होने की दशा में, उसका आपको IGST का रिफंड आपको कस्टम्स के माध्यम से मिलता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि IGST रिफंड कस्टम्स के माध्यम से जो मिल रहा है आपको, वो उसके लिए अलग से कोई रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की दशा में जो आपने शिपिंग बिल फाइल किया है, वही वैलिडेशन जब एक्सपोर्ट होने के बाद उसका EGM जब फाइल हो जाएगा तो उसी वो क्लेम ऑफ रिफंड माना जाएगा, और प्रोसेसिंग के बाद उसका रिफंड आपको दे होगा। वहीं पर अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की है जिस पे आपने टैक्स का भुगतान किया है, तो उसके लिए जो रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा RFT 01A फॉर्म में, और उसका रिफंड आप तत्संबंधित टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको दिया जाएगा। साथ ही में ये जो 3.1C है, इसके अंतर्गत आपको निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का
आपको विवरण इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी और उसमें जो टैक्स क्या अगर आपने कोई भुगतान या साथ संबंधित विवरण, मगर इसमें कोई टैक्स क्योंकि नील रेटेड एग्जेम्प्टेड है, इसमें टैक्स के कॉलम्स डिसेबल किए गए हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू का इसमें बताना है। साथ ही में अगर आपकी कोई सप्लाईज ऐसी हैं जिस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपकी कर देता है, जो जो रिसीवर है उसी को टैक्स देना है, तो उससे संबंधित विवरण आपको 3.1 डी में देना है। साथ में अगर आपने कोई नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज आपने की है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या इस तरह का कोई और चीजें या सर्विसेज जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आती, उसका विवरण, उसके वैल्यू से संबंधित विवरण आपको 3.1 ई में देना है। यहाँ पर एक खास बात आपको ये देखनी है, कई बार ये देखा गया है कि विवरण दूसरे कॉलम्स में, मान लीजिए 3.1 में होता है, मगर आपने बी 3.1 बी का विवरण आपने सी या ए में दिया है, तो फिर आपको रिफंड लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल तथा आईस्केट पोर्टल जो कस्टम का पोर्टल है, उसमें वैलिडेशंस में वो इंफॉर्मेशन ना पाए जाने की दशा में जो संबंधित विवरण है वो आपको जो अगर नहीं होगा उसमें पूरा विवरण, तो फिर रिफंड मिलने में दिक्कत आएगी। यहाँ आपको एक बात यह भी ध्यान देनी है कि जब आप जीएसटीआर 3B किसी पीरियड का फाइल कर रहे हैं, तो जो आईजीएसटी अमाउंट यानी कि यह जो कॉलम है जो मैंने पिछले विवरण में आपको दिखाया कि आईजीएसटी अमाउंट जो कि एक्सपोर्ट में जितना भी आप इसमें शो करेंगे, आपके द्वारा जो आईजीएसटी जो रिफंड का क्लेम का अमाउंट है उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 3.1 बी में जो आईजीएसटी अमाउंट आप शो कर रहे हैं वो आपका जो उतना आपने सचमुच भुगतान किया हो, और जो एक्सपोर्ट में जो गुड्स हैं जो उसका आप रिफंड फाइल कर रहे हैं वो उसका क्लेम उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये बात, क्योंकि एक्सपोर्ट के रिफंड से संबंधित बहुत सी दिक्कतें जो हो रही हैं वो सामने आ रही हैं, इसलिए एडवाइजरी इशू की गई है कि 3.1 बी में जो भी आपका आईजीएसटी अमाउंट है जो आप शो करते हैं वो आपको जो जीरो रेटेड सप्लाईज का 3.1 बी में ही भरना है, तथा ना उसको 3.1 और सी में नहीं भरना है, जैसा कि बहुत से टैक्स पेयर्स गलती ये वाली कर चुके हैं और उनको रिफंड लेने में वैलिडेशन एरर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और जो आईजीएसटी अमाउंट आपका 3.1 बी में जो आप इसमें भरते हैं वो या तो उसके बराबर हो जो भी आपके आईजीएसटी में टेबल 6 ए में, जो आप टेबल 6 ए जब आप फॉर्म जीएसटीआर 1 भर रहे होते हैं तो आपको जीरो रेटेड जो सप्लाईज है जो एक्सपोर्ट है उसका आपको 6 ए में देना है, तथा आप जो डीम्ड एक्सपोर्ट है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन 6 बी में देना है। तो आपको ये देखना है कि जो 3.1 बी में आईजीएसटी अमाउंट आपने भरी है वो उससे जो वो उस या कम से कम उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो जो कि 6 ए में आपने आईजीएसटी अमाउंट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड या डीम्ड एक्सपोर्ट के आपने भरी है जो आपकी जो आपको उसमें पेएबल है। तो यानी कि जो पेएबल टैक्स है आपका एक्स जीरो रेटेड और डीम्ड एक्सपोर्ट पे टेबल 6 और टेबल 6 बी में उतना सचमुच भुगतान उतनी राशि का या उससे ज्यादा राशि का जो जीएसटीआर 3B में आईजीएसटी अमाउंट का होना चाहिए, वरना आपकी जो एक्सपोर्ट इनवाइसेस जो जिसका वैलिडेशन आइस गेट में भेजे जाने से पहले जीएसटी पोर्टल पर होता है वो नहीं हो पाएगा और रिफंड आपको दिक्कत आएगी मिलने में। साथ में अगले टेबल पर चलते हैं जीएसटीआर 3B के 3.2, इसमें यह बताया, इसमें आपको सिर्फ डिटेल्स देने हैं कि कितना इंटरस्टेट सप्लाईज आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है, उसके अलावा जितना कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को किया है, और यूआईएन होल्डर्स। यूआईएन होल्डर्स जैसे कि आप जानते हैं यूआईएन का मतलब है यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जो कि काउंसलेट, फॉरेन एम्बेसीज और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नोटिफाइड, उनको जीएसटीएन के बदले ये यूआईएन नंबर दिया जाता है। उनको अगर आपने इस तरह की कोई भी सप्लाईज की है तो इससे संबंधित विवरण देना है। यहाँ पर यह बात देखने लायक है कि आप इसमें जिस भी संबंधित विवरण, मान लीजिए आपने अनरजिस्टर्ड पर्संस को आपने इंटरस्टेट सप्लाईज किया है
तो फिर आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई को ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप सेलेक्ट करते हैं, इसमें स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज जहां का प्लेस ऑफ सप्लाई है आपका, जहां पर आपने सप्लाई किया है वो आप सिलेक्ट करते हैं और उसकी आपको टोटल वैल्यू देनी है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देना है, बल्कि ये समरी डिटेल देना है कैटेगरी वाइज, और इसमें अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स आप इंडिकेट करते हैं। अगर आपके प्लेस ऑफ सप्लाई एक से ज्यादा है तो आप इसमें ऐड का बटन दबाने पर आपके सामने दूसरे प्लेस ऑफ सप्लाईज इसमें खुल जाते हैं। इसी तरह से आपको विवरण जो है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस और यूआईएन होल्डर्स के केस में देना है। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस का भी आप इसमें, अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस जिसको आपने इंटरस्टेट सप्लाई की है, एक स्टेट से ज्यादा अगर आपके स्टेट है तो आप ऐड का बटन क्लिक करके इसमें आपके सामने दूसरा टेबल इसमें आ जाएगा, जिसके द्वारा आप दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, तीसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, जितने भी आप उतनी बार ऐड करके आप इसमें विवरण दे सकते हैं। इसी प्रकार से यूआईएन होल्डर्स को भी आप विवरण इसमें 3.1 में 3.2 में आप इसको दे सकते हैं। और आपके द्वारा जब आप वो विवरण कंफर्म करते हैं तो 3.2 जो कि इंटरस्टेट सप्लाई से रिलेटेड है, वो समरी विवरण इसमें आपको रिफ्लेक्ट होता है कंफर्म करने के बाद। अब अगला टैब इसमें जो है एलिजिबल आईटीसी का है। एलिजिबल आईटीसी मतलब कि कितना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एलिजिबल है। यहाँ पर रूल्स, तत्संबंधित रूल्स आप देख लें, मगर फिर भी मोटे तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली बात ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा जो भी आप टैक्सेबल सप्लाईज उसकी आप करेंगे, जो बिजनेस पर्पस में आप इस्तेमाल करेंगे। ये मोटे तौर पे आपको सूचना के लिए बता दूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी अमाउंट का उसी चीज पर, और साथ में ऐसी कोई सर्विस या गुड्स जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर रूल्स के हिसाब से जो संबंधित प्रावधान है उसके हिसाब से अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको उस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको वो एलिजिबल आईटीसी में नहीं आएगा। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम इस तरह की जो जो टैक्स पेयर्स हैं उनके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर जो पूरा विवरण है तो उसके संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस आपको देखने चाहिए। इसके लिए इसमें आपको विवरण भरना है कि आईटीसी, अगर जैसे एक एक केस इस तरह का भी हो सकता है कि आपके पास इनवॉइस मान लीजिए 100 नंबर्स के लिए आया किसी गुड्स के लिए जिसपे आपने टैक्स का भुगतान किया है, मगर सचमुच में आपको पता है कि भी उसमें से 80 चीजें ही आपने रिसीव की हैं या फिर सिर्फ 80 चीजों का बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल किया है और बाकी पर्सनल कंजम्पशन हुआ है। तो जो बिजनेस पर्पज के लिए है सिर्फ उतना ही आपको इसमें इसमें आपको विवरण देना है। जो आईटीसी अवेलेबल है फॉलोइंग पार्ट, ये समझाने का मेरा मकसद यही था। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसका उससे संबंधित आईजीएसटी टैक्स जो आपको क्रेडिट आप क्लेम करना चाहते हैं तो इसमें तथा सेस अगर कोई है तो उसका संबंधित विवरण देंगे। ऐसे ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जो कर दायित्व है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जो रिसीवर है उसी का है, उसका आप जब आप इसमें पेमेंट करने के बाद आपको क्रेडिट, आईटीसी क्रेडिट अवेलेबल होता है रिसीवर को। इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी सप्लाईज हैं जिस पर रिवर्स चार्ज है, इनवर्ट सप्लाईज जो इन दो के दायरे में, गुड्स इंपोर्ट के दायरे में नहीं आती, डोमेस्टिक है, तो आप जो टेबल 4 है उसके ए में पॉइंट 3 में देंगे। तथा जो इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी से के थ्रू आपको, अगर जो आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की एक यूनिट है तो जो उपलब्ध मानक है उसके हिसाब से जो आपको जो ट्रांसफर किया गया है क्रेडिट वो इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई आईटीसी जो कि इन विवरण में नहीं आती, आप कॉल सीरियल नंबर 5 पर शो करेंगे। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने पहले क्लेम कर लिया है जो कि आपको एडमिसिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो आपको टेबल बी में आईटीसी रिवर्स्ड में आपको अदर्स में आपको वो रिवर्स आपको शो करके जो टेबल 4 है उसके बी में 2 में आपको शो करना है। साथ में अगर आप इस तरह के टैक्सेबल गुड्स या
और टैक्सेबल सप्लाईज के साथ साथ आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज जिस पर कोई टैक्स दायित्व नहीं है, उसमें आप कॉमन इनपुट्स या कॉमन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि रूल जो 42 और 43 यानी कि रूल 42 और 43 जो सीजीएसटी रूल्स का है, उससे संबंधित प्रावधानों का विवरण करके उसमें गणना आपको करनी होगी कि कितना आपको जो कॉमन इनपुट्स आपने यूज किए हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंतर्गत जिस पर टैक्स की और जिस पर टैक्स नहीं आपने पे किया है, तो आपको कितना क्रेडिट गणना करके आपको रिवर्स करना है, तो टेबल 4B1 में आप भरेंगे। इसके साथ ही जो आपकी नेट आईटीसी अवेलेबल है वो इसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद भी आपको एक इनएलिजिबल आईटीसी दिया गया है, बटन टैब दिया गया है, उसमें सेक्शन 17(5) में ये कुछ वस्तुओं पर तथा कुछ सेवाओं पर तथा कुछ पर्सनल कंजम्पशन की चीजों पर जो आईटीसी है वो बताया गया है कि किन किन चीजों पर आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। कृपया उस जो सेक्शन 17(5) है सीजीएसटी रूल्स का, आपको सलाह दी जाती है कि उसको देखें। अगर उसके अंतर्गत जो उसमें विवरण दिया गया है उससे संबंधित अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं इनपुट्स की या इनपुट सर्विसेज की या ऐसा कोई कैपिटल गुड्स है, तो आपको उस पर 17(5) के अंतर्गत आपको इनएलिजिबल है वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। तथा अदर्स में अगर आपकी कोई पुरानी लायबिलिटी आईटीसी की है जो आपको पेमेंट करनी है, वो आप अदर्स में आप इसको दिखा सकते हैं और कंफर्म करने के बाद ये समरी विवरण में शो होगा। खास तौर से अब हम चलते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स पर, क्योंकि कई बार ऐसे टैक्स पेयर्स कहते हैं कि हमारे पास ये हमने इस हेड में हमारे पास बैलेंस है, पूरा बैलेंस हमारे पास इससे ज्यादा है, मगर हम टैक्स का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ यूटिलाइजेशन रूल्स हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, वो हम एक जल्दी से समरी में आपको बता दूं कि जैसे अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है सीजीएसटी में क्रेडिट बैलेंस में, तो फिर उस जो सीजीएसटी क्रेडिट में आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है इनपुट का, वो उसके द्वारा आप आउटपुट टैक्स सीजीएसटी का पहले भुगतान करेंगे। अगर उसमें से बचता है तो आप उसमें आईजीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। ये इसी आपको सीक्वेंस में, इस सीरियल से, इस प्रायोरिटी में चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो एसजीएसटी के अगर आपके पास क्रेडिट का बैलेंस है तो उसके द्वारा आप एसजीएसटी का आप भुगतान कर सकते हैं। एसजीएसटी के अगर उसके बाद भी अगर शेष बचता है तो आप जो शेष बचा एसजीएसटी बैलेंस है उसका भुगतान आप आईजीएसटी के लिए आप कर सकते हैं। मगर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस है सीजीएसटी में उसका भुगतान आप एसजीएसटी पेमेंट के लिए नहीं कर सकते, तथा जो क्रेडिट बैलेंस है आपका एसजीएसटी में उसका भुगतान आप सीजीएसटी के पेमेंट के लिए नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यह जो इनपुट का आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास आईटीसी है अवेलेबल आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस में, तो उसके द्वारा पहले हम आईजीएसटी का भुगतान करते हैं। देखिए ये प्रायोरिटाइजेशन रूल्स हैं, ये फॉलो करने होंगे। हालांकि अब जो नया प्रोसीजर है, जो नया जीएसटीआर 3B है, उसमें आपको ये प्रायोरिटाइजेशन रूल्स के हिसाब से सिस्टम आपको ये अमाउंट सेलेक्ट करने में मदद करता है, ऑटो पॉपुलेट करता है। तथा आईजीएसटी का जो बैलेंस है क्रेडिट लेजर में, उसके द्वारा पहले आईजीएसटी का भुगतान किया जाएगा, अगर बचता है तो सीजीएसटी का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस में लेजर में अगर कोई बैलेंस बचता है तो फिर एसजीएसटी का भुगतान किया जा सकता है। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारे पास एलिजिबल, उसका पेमेंट हम रिवर्स चार्ज लायबिलिटी के लिए नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने कोई इनवर्ट सप्लाईज है, मेरी कुछ परचेजेस ऐसी हैं जिसका जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हिसाब से एज रिसीवर मेरी उसका कर देता है, तो उसका भुगतान मुझे कैश के द्वारा ही किया जाना है मेरे द्वारा। मैं उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ में एक चीज ये भी देखनी है कि अगर मेरे ऊपर ब्याज की देयता है, अगर मैंने देर से टैक्स का कोई डिक्लेयर किया है, टैक्स आउटवर्ड सप्लाईज पे कर देयता, या फिर किसी और वजह से मुझे ब्याज का भुगतान करना है, या फिर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी है या कोई लेट फी है, यहाँ बहुत ध्यान से, तो उसके लिए मुझे इसका भुगतान
कैश ही करना है, उसके लिए मुझे उसके भुगतान के लिए आईटीसी क्रेडिट आईटीसी मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता। साथ में एक बात यह भी देखनी है कि जो क्रेडिट अवेल्ड है, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको क्रॉस यूटिलाइजेशन रूल्स में, प्रायोरिटाइजेशन रूल्स में मैंने बताया, इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपके पास सेस में अगर कोई क्रेडिट अवेलेबल है आईटीसी, तो उसका भुगतान सिर्फ आप सेस की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ही कर पाएंगे। इसका आप दूसरे हेड में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मगर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रायोरिटाइजेशन रूल्स हैं, जो मैंने पिछले विवरण में आपको बताया, ये सिर्फ आईटीसी पर, आईटीसी के केस में ही लागू होंगे। ये कैश बैलेंसेस के दशा में लागू नहीं होंगे। इसके साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि कई बार हमें टैक्स पेयर्स ये कहते हैं कि जी हमने सीजीएसटी के बदले एसजीएसटी में भुगतान कर दिया या फिर आईजीएसटी में कर दिया, तो हम उसका पेमेंट कैश में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यहाँ मैं आपको दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि अगर आपने कैश भुगतान कैश लेजर में दूसरे हेड में कर दिया है, जो आपको तो और निर्धारित हेड के बदले किसी दूसरे हेड में कर दिया है, तो अगर पहली बात तो ये कि जिस भी जो हेड में टैक्स हेड में आपको आपको भुगतान करना है, आप उसका भुगतान पूरा करके अपना कर दायित्व समाप्त कर दीजिए, ताकि वो आपका कंप्लायंस पूरा हो जाए और आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। इसके बाद आपका जो भी आपका कैश लेजर में जो बैलेंस अवेलेबल है, उसके लिए आप रिफंड का क्लेम फाइल कर सकते हैं, जिसका आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर अब हम चलते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पिछले उसमें हमने टेबल 5 जो हमने देखा कि एग्जाम्प्ट नील और नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज अगर हमारी है, तो उसका हमें विवरण इसमें देना है टेबल 5 में। उसके बाद जब हम ये विवरण दे देते हैं, तो टेबल 5.1 पे हम क्लिक करते हैं। इससे हमें इंटरेस्ट और कोई हमारी लेट फी है उसकी अगर देता है, तो यहाँ पर हम उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। एक तो वो ऑटो पॉपुलेट होके भी आ सकती है और साथ में हम उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, तो आपको ये चेक बॉक्स, ये वाला चेक बॉक्स आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप इंटरेस्ट की लायबिलिटीज में जो एडिटेबल टेक्स्ट है उसमें आप एंटर कर सकते हैं। और साथ में नील रेट, अगर आपने लेट फीस अगर आपने आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कोई पहले का आपका रिटर्न उसमें नहीं है फाइल समय पर, तो लेट फीस का भुगतान आपको इसमें करना होगा। आपके द्वारा कंफर्म करने दिशा में आप अगले टेबल पर जा सकते हैं। लेट फीस का उसमें जो गणना का जो पैमाना है, वो ये बताता है कि जो जिस डेट में आपने रिटर्न फाइल किया है तथा जो ड्यू डेट थी, जो भी उसमें बाद हो, उससे उस उतने दिन आपको जो अंतर है, उतने दिन पे आपको जो निर्धारित लेट फीस के जो दरें हैं, उसके हिसाब से आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपको भुगतान करना होगा। तथा ये सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के दिशा में अलग अलग आपको पे करना होगा। यहाँ मैं मान लेता हूं कि यहाँ पूरा जो है सेव कर लिया गया विवरण, और इंटरेस्ट और लेट फी की गणना जो जो डिक्लेरेशन था वो भी हमने दे दिया। उसके बाद ये प्रीव्यू में मुझे करना चाहिए कि रजिस्ट्रार 3B में जो जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट रजिस्ट्रार 3B, उसको मैं प्रीव्यू करके और मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि उसमें मैंने क्या भरा है, उसकी तुलना कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप आते हैं, जब आप इससे सहमत होते हैं, तो आप इसमें प्रीव्यू ड्राफ्ट रजिस्ट्रार 3B के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट, आप इसको रजिस्ट्रार 3B प्रोसीड टू पेमेंट से पहले आपको ये पूरा विवरण आपको सेव करना है। रजिस्ट्रार 3B आपको सेव करना है। उसके बाद जो आप पेमेंट ऑफ टैक्स की टाइल आपके सामने खुलती है। पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको यह, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आपके सामने जो भी कैश और क्रेडिट लेजर में जो बैलेंसेस हैं, वो आपके सामने उसी में आप उसको देख सकते हैं। तथा यहाँ पर जो स्क्रॉल करके आपको आगे जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करने की दशा में
आप उसमें आगे वाला विवरण की कैश लेजर में कितना बैलेंस है तथा क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको वहां जब आप इस क्लिक में आप करते हैं तो वो बताता है आपको कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी है। टैक्स लायबिलिटी पहले आपको ये बताएगा, उसके बाद जो आईटीसी लेजर में जो आपका बैलेंस है वो ऑटो पॉपुलेट होकर इसमें आ जाता है। और इसके साथ ही जो कैश लेजर में जो बैलेंस है वो अगर उसमें उसको यूटिलाइज जितनी दशा में उसको यूटिलाइज करना है, जितने एक्सटेंट तक यूटिलाइज किया जाना है, वो उसमें पॉपुलेट होके आ जाता है। अगर फिर भी अगर ये कैश लेजर की कैश में जो उपलब्ध बैलेंस है उसकी क्वांटिटी आईटीसी को कैलकुलेट करने के बाद भी अगर उसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो सिस्टम में आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड वाले कॉलम में आपको वो अमाउंट दिखाई देती है। पहले हम क्रेडिट लेजर बैलेंस की बात करेंगे, जो कि आपका करंट मंथ का क्रेडिट भी जो कि आपने क्लेम किया है वो आपको वहां अवेलेबल हो जाता है और आप उसमें से विवरण देख के आप चेक कर सकते हैं। साथ में ये इसके द्वारा जो टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट कितना आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप करेंगे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपका लेजर में अवेलेबल है। ये एडिटेबल बॉक्स है, इसमें ऑटोमेटिक पहले सिस्टम आपको ये बताएगा कि इतने अमाउंट तक का आप इसमें से आईटीसी से आप कर सकते हैं। आप उसको उससे कम अमाउंट भी यूटिलाइज कर सकते हैं पेमेंट के वक्त। अगर यहाँ पर एक विवरण है कि अगर आप के पास जो आईटीसी में जो क्रेडिट अवेलेबल है और जो कैश लेजर में आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, उसके बाद अगर आपकी कोई कर देयता बाकी है उसको डिस्चार्ज करने में कोई और भी अगर डिफरेंशियल अमाउंट की जरूरत है तो आपको कैश के ही भुगतान किया जाना है, जो कि एडिशनल कैश रिक्वायर्ड कॉलम में आपको दिखाई देगी। अगर आप इस तरह का कोई वो करते हैं तो आप इसमें क्रेडिट क्रिएट चालान, वो चालान आपके सामने उस वक्त आ जाता है जैसे कि आप इस टेबल में देखेंगे कि इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश, लेट फी पेएबल, ये सारी चीजें आ गई। और इसका कैश लेजर से भी उसका भुगतान जो एक टेंटेटिव भुगतान जो वो बताया गया कि इतने द्वारा आप कर सकते हैं और कितना कैश आप यूटिलाइजेबल है, उसके अलावा कितना एडिशनल कैश आपको रिक्वायर्ड है जिसका आपको चालान के द्वारा उस वक्त आपको पेमेंट करना होगा। ये वही टाइल उसके सामने खुल रही है कि ऊपर हमारे कैश और क्रेडिट लेजर्स हैं और साथ में जो नीचे जो जिसके द्वारा हम आईटीसी के द्वारा तथा कैश के द्वारा तथा एडिशनल अगर कोई भुगतान है तो हम क्रिएट चालान करेंगे, वरना हम जो है अगर वो उपलब्ध है, वो पूरा है, सफिशिएंट है टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में और हम उससे सहमत हैं तो हम उसको कंफर्म करने के बाद हम मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर की क्लिक करेंगे बटन। यहाँ पर पोस्ट उसके बाद अगर हमें कोई इसमें हम उससे सहमत हैं तो हमें प्रोसीड टू फाइल करना होगा। उसके पहले हम फिर भी प्रीव्यू उसका ड्राफ्ट जीएसटीआर देख सकते हैं तथा अगर एडिशनल कैश के रिक्वायरमेंट में हम चालान क्रिएट करके मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर कर सकते हैं। उसकी दशा में वो जितना भी लायबिलिटी जो मैंने बताया, जिसको मैंने कंफर्म किया कि आईटीसी क्रेडिट लेजर के द्वारा तथा कैश लेजर के द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा, वो मैं जब मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर में आऊंगा तो उतने अमाउंट डेबिट मेरी टैक्स लायबिलिटी में डेबिट हो जाएगा। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है उतना तो फिर आपको बताया जाएगा कि आप चालान क्रिएट करिए, जिस पे क्लिक करने पर ये चालान ऑटो पॉपुलेट होकर ये आप देख रहे हैं कि चालान का फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत वो पहले से ही वो अमाउंट जितनी मुझे जरूरत है, जितनी अमाउंट की जमा करने की टैक्स के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में, तो वो पहले से ही ऑटो फिल होके सिस्टम वो मुझे दे रहा है चालान ऑटो फिल्ड। कितनी सहूलियत मुझे टैक्स पेयर्स को इस वक्त दी गई है, वो सिस्टम ऑटो फिल्ड आप इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इसको पेमेंट आप ई पेमेंट क्लिक करके पहले जनरेट चालान करेंगे, उसके बाद आप ई पेमेंट इसका करेंगे। मगर साथ में बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्रेडिट को आप क्लेम करते हैं या रिवर्सल आप शो करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के यूटिलाइजेशन शो करते हैं, आपको उसका ये बताना है कि ये सही है, आपको पहले सुनिश्चित करना है क्योंकि एक बार आपने ये एंट्रीज बन गई तो फिर ये
रिवर्स नहीं हो सकती, ये वार्निंग मैसेज इसी के लिए है। उसके बाद आप चेक बॉक्स में डिक्लेरेशन फाइल करते हैं तथा आप सेलेक्ट करते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी अपने आप को, अपना नाम, उसके बाद आप ओटीपी तथा आप उसके द्वारा आप फाइल कर सकते हैं डीएससी के द्वारा, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। फाइल करने के बाद आप ये रिटर्न, जो फाइल रिटर्न है उसको व्यू तथा डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट रिटर्न का मसौदा है जो कि रिटर्न ड्राफ्ट होने की दशा में आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। एक मैं प्रॉब्लम जो टैक्स पेयर्स को अभी फिलहाल आ रही है GSTR 3B फाइल करने में, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे सामने इस तरह की समस्या बताई गई कि टैक्स पेयर को प्रॉब्लम है अगर वो GSTR 3B फाइल कर रहा है जबकि उसने सारे डिटेल्स पहले भरे हैं GSTR 3B में, मगर जब वो सबमिट करता है फॉर्म को तो सारी वैल्यूज जो है जीरो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है, जबकि वो वैल्यू जीरो नहीं है और स्टेटस फॉर्म चेंज हो जाता है। तो ये इस वजह से है कि टैक्स पेयर ने बिना सेव किए GSTR 3B को सेव किए बिना मेक पेमेंट का बटन दबा दिया है। तो आपको सलाह दी जाती है कि GSTR 3B को पहले सेव करिए, उसके बाद पेमेंट टैब पर जाइए। इसी के साथ सॉरी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर नंबर 26/26/2017 जो कि 29 दिसंबर 2017 को जारी किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि अगर GSTR 3B में या आपके द्वारा कोई 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 एरर या ओमिशन हो गया है तो आगे जाके उसको नेट एडजस्टमेंट में सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं आगे के रिटर्न में। अगर उसमें आपकी कोई कर देता है तो आपको उसका भुगतान करना होगा तथा देर से डिक्लेयर करने की दशा में इंटरेस्ट भी आपको उसका भुगतान करना होगा। ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक पर GSTN का जो GST पोर्टल का फेसबुक पेज भी है, उस पर हम जो भी टैक्स पेयर्स उसमें हम एक तो जो लेटेस्ट फंक्शनलिटीज हैं उसको अपलोड करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप इस वेबिनार के अलावा जो पहले वेबिनार किए गए शॉर्ट फिल्म्स हैं उसका पूरा विवरण आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए तथा ट्विटर पर क्वेश्चंस जो है, जो टैक्स पेयर्स क्वेश्चंस पूछते हैं पोर्टल से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसका जवाब आप हम देख सकते हैं। तो ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए। आप बिल्कुल आप अपडेट रहेंगे नई फंक्शनलिटीज, ट्रबल शूटिंग टिप्स तथा जो भी हमारे अपडेट्स हैं उसके द्वारा। इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।